नमस्कार। आज हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया कि बच्चों का दिमाग बड़ों के दिमाग का छोटा वर्जन नहीं होता, बल्कि वो पूरी तरह से एक अलग ही तरीके से काम करता है। और हाँ, अगर कोई टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक तो समझिए कि सोना है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कभी सोचा है कि एक छोटे से बच्चे के दिमाग में आखिर चलता क्या है? वो जब अपने आसपास की दुनिया को देखता है तो उसे समझता कैसे है? क्या वो हमारी ही तरह सोचता है, बस छोटे पैमाने पर? या फिर उसकी सोच का, उसकी समझ का तरीका ही बिल्कुल अलग है? इन्हीं सवालों ने जीन पियाजे को बेचैन किया और उनके जवाबों ने साइकोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। तो चलिए देखते हैं आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे खुद जीन पियाजे से, फिर हम उस जादुई प्रक्रिया को समझेंगे जिससे बच्चे सीखते हैं। उसके बाद आएंगे उनके मशहूर 4 स्टेजेस, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम ये देखेंगे कि एक टीचर के तौर पर इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। मिलते हैं उस शख्स से जिन्हें बाल मनोविज्ञान का आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो आखिर थे कौन ये जीन पियाजे? वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात थी ना, वो ये थी कि बच्चे कोई खाली स्लेट नहीं होते जिन पर हम कुछ भी लिख दें। नहीं, उन्होंने कहा कि बच्चे तो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। वो अपने ज्ञान की इमारत खुद बनाते हैं। और इसी सोच को, इसी सिद्धांत को नाम दिया गया रचनावाद, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। पियाजे की ये एक लाइन उनकी पूरी थ्योरी का निचोड़ है। सोचिए जरा, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बच्चे सिर्फ चुपचाप बैठकर देखते या सुनते नहीं हैं, वो तो छोटे साइंटिस्ट हैं। वो अपने खिलौनों से, अपने आसपास की चीजों से लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, खोज करते हैं और अपनी समझ की दुनिया खुद बनाते हैं। अब ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पियाजे का मानना था कि विकास सीखने से पहले होता है, मतलब लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट के पीछे पीछे चलती है। सीधी सी बात है, किसी भी चीज को सीखने के लिए बच्चे का दिमागी विकास उस लेवल तक पहुंचना जरूरी है। आप एक 5 साल के बच्चे को अलजेब्रा नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अभी उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयार ही नहीं हुआ है। तो नियम क्या है? पहले विकास, फिर सीखना। तो चलिए अब हम अपने दूसरे खंड में चलते हैं। ये देखते हैं कि ये जो नन्हा वैज्ञानिक है वो अपने ज्ञान की इमारत बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से औजार इस्तेमाल करता है। सबसे पहला और सबसे बेसिक टूल है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या भला है? बहुत सिंपल है। स्कीमा को आप दिमाग में जानकारी का एक फोल्डर या पैकेट समझ लीजिए। जैसे एक छोटे बच्चे के दिमाग में कुत्ता का एक स्कीमा बन जाता है कि कोई भी चीज जिसके 4 पैर हों, एक पूंछ हो, वो कुत्ता है। अच्छा, अब बच्चे के पास ये कुत्ता वाला स्कीमा तो है। अब मान लीजिए वो पहली बार एक बिल्ली को देखता है। बिल्ली के भी 4 पैर हैं, एक पूंछ है। तो बच्चा क्या करेगा? वो इस नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा में ही फिट कर देगा और बिल्ली को भी कुत्ता ही बुलाएगा। बस इसी प्रोसेस को कहते हैं आत्मसात या असिमिलेशन। लेकिन फिर कोई बड़ा उसे टोकता है, अरे नहीं बेटा, ये तो बिल्ली है, देखो ये म्याऊ करती है, कुत्ता तो भौं भौं करता है। अब बच्चे के दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा होता है। उसे अपने पुराने स्कीमा को बदलना पड़ेगा। उसे कुत्ता वाले फोल्डर को अपडेट करना होगा और बिल्ली के लिए एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। बस इसी बदलाव को, इसी एडजस्टमेंट को कहते हैं समायोजन या एकोमोडेशन। तो एकदम साफ साफ समझ लीजिए, आत्मसात मतलब नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट कर देना, स्कीमा में कोई बदलाव नहीं। और समायोजन मतलब नई जानकारी के लिए पुराने ढांचे को ही बदल देना या एक नया बना लेना। स्कीमा बदल जाता है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो फिर इन दोनों के बीच का बैलेंस कैसे बनता है? यहीं पर आता है संतुलन या इक्विलिब्रेशन। ये वो इंजन है जो सीखने की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। जब बच्चा बिल्ली को कुत्ता समझता है तो वो एक असंतुलन की स्थिति में होता है, फिर समायोजन करके वो वापस संतुलन में आ जाता है। बस यही असंतुलन से संतुलन का सफर, यही तो लर्निंग है। चलिए अब आते हैं पियाजे की थ्योरी के सबसे मशहूर हिस्से पर, विकास के 4 चरण। और एक बात याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार ये चरण पूरी दुनिया में हर बच्चे में होते हैं और इसी फिक्स्ड क्रम में होते हैं। कोई भी बच्चा स्टेज 2 से सीधे स्टेज 4 पर नहीं जा सकता। तो सबसे पहला स्टेज है संवेदी गामक अवस्था। ये जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलती है।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस उम्र में बच्चे अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस और अपनी मोटर एक्टिविटीज यानी हाथ पैर हिलाने डुलाने से ही दुनिया को समझते हैं। इस स्टेज में बच्चे हर चीज को छूकर, मुंह में डालकर, फेंककर यानी ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। लेकिन इस स्टेज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये समझ जाना कि अगर कोई चीज आंखों के सामने से हटा भी दी जाए तो भी वो खत्म नहीं हो जाती, वो मौजूद रहती है। जैसे जब बच्चा अपने छिपे हुए खिलौने को ढूंढने लगता है तो समझिए कि उसमें वस्तु स्थायित्व आ गया है। अब आते हैं दूसरे स्टेज पर, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 साल तक चलती है। इस स्टेज में भाषा का विकास तेजी से होता है। बच्चे सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं, लेकिन उनकी सोच में अभी भी लॉजिक की, तर्क की बहुत कमी होती है। इस स्टेज में कुछ बहुत ही मजेदार चीजें देखने को मिलती हैं। एक है आत्मकेंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा ये मानता है कि जैसा वो सोचता है, जैसा वो महसूस करता है, दुनिया में सब वैसा ही करते हैं। फिर आता है सजीवता या एनिमिज्म। जब बच्चे को लगता है कि उसकी गुड़िया को भी दर्द होता है या चांद उसके पीछे पीछे चल रहा है। और सबसे फेमस है संरक्षण का अभाव। याद है वो पानी वाला एक्सपेरिमेंट? अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक पतले लंबे ग्लास में डाल दें तो बच्चे को लगेगा कि पानी ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो सिर्फ ऊंचाई देख रहा है, चौड़ाई नहीं। इसके बाद आता है तीसरा चरण, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल की उम्र तक होती है। अब बच्चे की सोच में लॉजिक आना शुरू हो जाता है, लेकिन एक शर्त है। ये लॉजिक सिर्फ उन चीजों पर काम करता है जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है, यानी ठोस मूर्त चीजों पर। इस स्टेज में बच्चे की सोच में एक जबरदस्त छलांग लगती है। अब वो संरक्षण को समझने लगता है। उसे पता है कि ग्लास का आकार बदलने से पानी कम ज्यादा नहीं होता, उसमें प्रतिवर्तिता यानी रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। वो मन ही मन में चीजों को उल्टा सीधा करके सोच सकता है। जैसे अगर 5 जमा 3 8 होते हैं तो 8 में से 3 घटाने पर 5 ही आएंगे। और हां, वो चीजों को उनके गुण के हिसाब से वर्गीकृत यानी क्लासिफाई भी करने लगता है। और आखिर में आता है चौथा और अंतिम चरण, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 साल की उम्र के बाद शुरू होता है और किशोरावस्था से आगे तक चलता है। यहां आकर सोच पूरी तरह से विकसित हो जाती है। अब इंसान अमूर्त चीजों के बारे में सोच सकता है, जैसे ईमानदारी, न्याय, प्यार, ये सब क्या है। वो हाइपोथेटिकल सोच रख सकता है, अगर ऐसा होता तो क्या होता वाली सोच। वो किसी भी समस्या को एक वैज्ञानिक की तरह अलग अलग एंगल से सोचकर सुलझा सकता है। अच्छा, तो हमने प्याजे के बारे में जान लिया, उनके कॉन्सेप्ट समझ लिए, चारों स्टेजेस भी देख लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक टीचर के तौर पर इस सारी थ्योरी का क्लासरूम में क्या करना है, ये हमारे किस काम की है। पियाजे का सिद्धांत हमारी पूरी टीचिंग फिलॉसफी को बदल देता है। वो हमें बताता है कि टीचर का काम लेक्चर देना नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर बनना है, एक मार्गदर्शक। हमें बच्चों को एक्टिव रखना है, उन्हें खुद करके सीखने के मौके देने हैं। हमें ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करनी है जो बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से हों। और सबसे जरूरी बात, हमें सिर्फ सही जवाब पर नहीं, बल्कि बच्चे की सोचने की प्रक्रिया पर फोकस करना है कि वो जवाब तक पहुंचा कैसे। तो आखिर में हम पियाजे के उसी शक्तिशाली विचार पर लौटते हैं। बच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसका निर्माण स्वयं करता है। एक शिक्षक के तौर पर हमारी भूमिका बस इतनी है कि हम ज्ञान के इस निर्माण में बच्चों के सबसे अच्छे सहायक